हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। और आज बच्चा पार्टी हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से लिया गया है। तो इस चैप्टर में था क्या बच्चे, पहले वो समझ लेते हैं, फिर चलेंगे हमारी स्टोरी की तरफ और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन हमारे साथ आ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी के अंदर हमारे पास एक ओल्ड मैन था जिसका नाम था हॉरेस डैनबाई, which you guys can pronounce Danby, but I pronounce it as Danby. So there was a man called Horace Danby, and what happened was उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एंड इस हद तक शौक था कि वो किताबों को पढ़ने के लिए चोरी तक करता था। ही यूज्ड टू गो इन वेरियस पीपल्स हाउस और उनके घरों में जाकर चोरी करके पैसा लेकर उस पैसों से वो किताबें चुराता था, किताबें खरीदता था और अपनी कलेक्शन में ऐड करता जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही एक घर था शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जहां पर उसने डिसाइड किया कि वो जाएगा और चोरी करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो वहां जाता है, ही ऑल्सो फाउंड अ लेडी इन रेड। वहां जाकर उसको एक लेडी इन रेड मिलती है, यानी ए लेडी हु वाज वेयरिंग अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रेड कलर की ड्रेस। अब वो औरत की सुंदरता देखकर वो इतने मनमोहक हो गए उसके पीछे कि जब लेडी ने उसको ये बोला कि शी इज द ओनर ऑफ द हाउस, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे इस चीज को अग्री कर लिया। ये मान लिया कि जो लेडी उसके सामने खड़ी है वो एक्चुअली उस घर की ओनर है, जबकि ऐसा तो था ही नहीं। द लेडी वाज हरसेल्फ अ थीफ। उसे भी जब पता लगा कि शॉर्ट ओवर ग्रेंज में कोई नहीं रहता है, तो वो भी वहां पर चोरी करने आई थी। लेकिन जब उसने ये देखा कि वहां पर ऑलरेडी कोई है, तो उसने अपने दिमाग में ही पूरा एक प्लान बनाया, उसने पूरा एक सेटअप बनाया अपने दिमाग में कि यार मैं ऐसा क्या बोलूं या मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ये दिखा सकूं कि हाँ ये घर मेरा है, दैट यस आई एम द ओनर ऑफ द हाउस। जब उसने वो पूरी स्टोरी बिल्डअप करी तो हमारे हॉरेस डैनबाई वाज सो लाइक आई कैन से ही वाज सो मैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही वाज सो गलिबल। वो इतना ज्यादा जल्दी उसकी बातों में आ गए कि ही वाज लाइक ओके। उसने मान लिया कि वो उस घर की ओनर है एंड उसने अपने हाथों से ही जो सामान था, जितना भी पैसा, ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, ही ब्रॉट दोज थिंग्स आउट अपने खुद के हाथों से विदाउट वियरिंग ग्लव्स। ये उसने प्रूफ छोड़ दिए पीछे, अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए, विद द हेल्प ऑफ विच द पुलिस गॉट हिम एंड यू नो दे टुक हिम टू द जेल। एंड व्हेन ही वाज इन द जेल he used to think about that lady in red and he used to think about one thing जिसको हम लोग कहते हैं honor among thieves. Now what do you mean by honor among thief? Honor among thieves का मतलब होता है चोरों के बीच में जो अपने आप को लेकर एक अग्रीमेंट होता है कि तू भी चोर मैं भी चोर, तो चोर चोर मुसेरे भाई। यानी हम लोगों का काम है, अगर मुझे चोरी करता हुआ कोई मिल गया तो आई एम गोइंग टू सपोर्ट दैट पर्सन रादर देन उसको फंसा के अपना पैसा लेके भाग जाओ। But what that lady did was, the lady in red, she came there, she acted as if उसको सब पता है या वो उस घर की ओनर है, और उसने पागल बनाया हॉरेस डैनबाई का और वहां से उसके हाथ से सारा पैसा लेकर भाग गई। और जब पुलिस को पता लगता है कि उनके घर में चोरी हुई है, so they caught हॉरेस एंड उसको जेल में डाल दिया गया। तो इस तरीके से जो ऑनर अमंग थीव्स था, चोरों की जो एक अपना ऑनर होता है, यहाँ पर वो ब्रेक हो गया, दैट ऑनर ब्रोक डाउन। एंड व्हेन दैट ऑनर ब्रोक डाउन, तो उसकी सबसे क्या नुकसान हुआ, हॉरेस डैनबाई गया जेल में। और आज भी जब वो जेल में था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो जेल में था, तब भी वो यही सोचता था कि वो लेडी कौन थी जिसने मुझे रॉब किया, जिसने मेरा भी पागल बना दिया। या काश मैंने उस समय में थोड़ा सा ध्यान और दिया होता, काश मैंने उस समय सुन लिया होता, काश मैंने उस समय समझ लिया होता कि नहीं, मेरे को एक बार चेक कर लेना चाहिए वेदर दैट लेडी इज द एक्चुअल ओनर ऑफ द हाउस, या फिर शायद ये भी मेरी तरह यहाँ चोरी करने आई है। तो ही हैड नॉट थॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इस चैप्टर के लिए ना एक लाइन है जो आई रियली वांट टू गिव एवरीबॉडी, आप लोग इसे अपने आंसर में यूज कर सकते हो। एंड द लाइन सेज, सेव अ थीफ फ्रॉम अ गैलो। गैलो होता है जिसपे सूली चढ़ाई जाती है ना। सेव अ थीफ फ्रॉम गैलो एंड ही विल कट योर थ्रोट। आप किसी इंसान के लिए कितना भी अच्छा कर लो, लेट इट बी हेयर, लाइक पर्टिकुलरली यहाँ पर आपने उस थीफ को बचाने की कितनी भी कोशिश कर लो, यू नो थीफ, इवन इफ यू सेव अ थीफ फ्रॉम अ गैलो, अगर आप एक थीफ को मरते हुए भी बचा रहे हो ना, तो देन ऑल्सो ही इज गोइंग टू बी वेरी अनथैंकफुल, वेरी अनग्रेटफुल टू यू। तो सेव अ थीफ फ्रॉम गैलो एंड ही विल कट योर थ्रोट। तुम उसे बचा तो लोगे, तुमने तो अच्छा कर लिया, लेकिन ही इज सच अ मैन हु इज अ मॉरललेस पर्सन, जिसमें मॉरल ही नहीं है, हु इज अ वेरी इमोरल मैन। तो वो क्या करेगा, वो तुम्हें ही मार देगा। तो सेव अ थीफ फ्रॉम गैलो एंड ही विल कट योर थ्रोट। किसी को बचाओगे तो वो आके सबसे पहले तुम्हें ही मार के जाएगा। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो प्लीज नोट दिस डाउन, इसको आप लोग लिख सकते हो। यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट इन योर आंसर्स। नाउ वन मोर थिंग दैट वी डू दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्लासेस जो हमने अभी तक करी हैं। हम लोग आज एमसीक्यू की जगह पे
डिस्कस करेंगे कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को। अभी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब हो गया बच्चा पार्टी जिसके अंदर हम लोग कुछ आरटीसीज को डिस्कस करेंगे। 1 मार्कर क्वेश्चंस अगर मान लीजिए कि हमें एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं आते हैं, अगर वो हमें रिटन फॉर्म में आते हैं, तब हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, विल सी दैट टुडे विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर। तो आप लोग ब्रैकेट में चाहो तो आरटीसी क्वेश्चंस लिख सकते हो, आरटीसी क्यू आरटीसी क्वेश्चंस लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम 2 चीज़ें करते आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और हम लोग कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, वो दोनों सेम रहेंगे, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हमारे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन को, जिसको हम शॉर्ट में आरटीसी का नाम भी देंगे। पहला है रीड द एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। तो यहाँ पर ये ही किसके लिए यूज किया गया है, ये हमारे हॉरेस के लिए यूज किया गया है कि वो एक सेफ, या कह सकते हो कि वो जो भी एक तिजोरी है उसे हर साल उसमें से चोरी करता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली व्हाट ही वुड डू, स्टोल इनफ फॉर दैट वुड लास्ट फॉर 12 मंथ्स। और हर साल जो वो चोरी करता था वो इतना था कि कम से कम वो 1 साल के लिए तो उसका काम निकल जाए। एंड सीक्रेटली ब्रॉट द बुक्स दैट ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और सारा पैसा जो उसने चोरी किया, वो चोरी के पैसे से वो एजेंट के थ्रू एक बुक मंगा लेता था। आप लोग इसके अंदर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी गुड वोकैबुलरी जो आप लोग अपने आंसर में यूज कर सकते हो फॉर हॉरेस वॉज, हॉरेस जो था ना, ही वॉज अ बिब्लियोमेनियक। And when you're going to use this word in your answer, definitely teacher is going to give you a good number. Like उसमें आधा नंबर तो बढ़ने के चांसेस पूरे हैं when you're going to use certain good vocabulary in your questions जो आपके आंसर से रिलेटेड होंगी। तो हॉरेस क्या था? हॉरेस एक बिब्लियोमेनियक था। इसमें 2 वर्ड्स आते हैं, एक तो आता है बिब्लियो, बिब्लियो का मतलब होता है किताबें, बुक्स, बिब्लियो मीन्स बुक्स, और मेनियक का मतलब होता है मैड, मेनियक का मतलब होता है मैड। तो बिब्लियोमेनियक कौन हो गया? अ पर्सन हु इज मैड आफ्टर बुक्स। अब वो बुक्स के लिए से कैसे भी पागल हो सकता है, रीडिंग, वो रीडिंग के लिए भी हो सकता है, वो उसके पोजेशन के लिए भी हो सकता है। बुक्स होना या बुक्स का पढ़ना, दोनों के लिए जो इंसान पागल होगा वो ही बी अ बिब्लियोमेनियक। तो यहाँ पर बिब्लियोमेनियक, सॉरी, तो हॉरेस जो था ही वाज अ बिब्लियोमेनियक, विच मींस उसे किताबों के लिए वो इतना पागल था कि वो किताबों को पढ़ने के लिए किताबों की चोरी करने को भी रेडी था, दैट ही वाज रेडी टू इवन स्टील द बुक्स इफ ही रियली वांटेड टू read. So Horace Janbai was a bibliomaniac and you can use this word in your answer and definitely going to get an extra mark because एक अच्छा word है जो properly Horace के नाम के साथ चलता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज ही इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो हमें बताया कि अबव एक्सट्रैक्ट में ही जो है वो हॉरेस जानबाई के लिए यूज किया गया है, हु वाज अ मैन अप्रोक्सीमेटली इन हिज मिड लाइफ या आई थिंक अर्ली 50s। Why did he rob only one safe every year? वो हर साल चोरी तो करता है तो फिर ज्यादा क्यों नहीं एक ही सेफ क्यों चुराता था? He robbed only one safe every year because he just robbed enough to satisfy his hobby of buying and collecting rare and expensive books. Because उसको काम क्या था कि मेरे को बुक खरीदनी है, and just one book that he wanted to buy every year. तो जब एक बारी वो किताबें एक बारी चोरी करी, उससे इतना पैसा ले लिया कि जितना भी पैसा आ गया है उससे वो अपनी किताबें खरीदेगा। And he wanted to buy what? Rare और expensive books. एक तो rare और दूसरी वो महंगी होनी चाहिए। Otherwise he was just a honest lock maker. लेकिन अपने आप में वो एक honest lock maker था। तो यहाँ पर ये मौकरी है उसके लिए, एकदम मौकरी का मतलब हो गया मजाक। ये मजाक कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो ये सरकाज़म है कि अपने आप में वो क्या था? वो एक ऑनेस्ट लॉक मेकर था, एक लॉक मेकर जिसको लॉक खोलना भी आता है। वो ऑनेस्ट क्या लॉक बनाएगा, वो तो लोगों के लॉक तोड़ के चोरी करता था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एंड ही वाज आल्सो सरकास्टिकली कॉल्ड अ ऑनेस्ट लॉक मेकर, कि सरकास्टिकली मजाक बनाते हुए उसका कि एक ऐसा इंसान जो लॉक बनाता है लेकिन साथ ही साथ चोरी भी करता है, तो उसे पता है कि लॉक कहाँ से बनेगा, उसे पता है कि लॉक कैसे खुलेगा। तो ही वाज नॉट एट ऑल ऑनेस्ट, ही वाज अ डिसऑनेस्ट मैन। यहाँ पे उसको मजाक में एक सरकाज़म दिखाने के लिए, सरकाज़म दिखाने के लिए यहाँ पर उसको ऑनेस्ट बोला गया है। थर्ड क्वेश्चन देख लो,
हाउ डिड ही बाय द बुक्स ही लव्ड? वो बुक्स कैसे खरीदता था? वो एक एजेंट के थ्रू किताबों को सीक्रेटली खरीदता था। पैसों की चोरी करी, पैसों की चोरी करने के बाद ही यूज्ड टू गो टू एन एजेंट, ही यूज्ड टू आस्क द एजेंट टू ब्रिंग हिम दोस बुक्स, द एजेंट यूज्ड टू गो एंड ब्रिंग हिम दोस बुक्स एंड यूज्ड टू गिव इट टू हिम। दिस इज हाउ ही यूज्ड टू कंप्लीट द एंटायर सर्कल ऑफ बाइंग द बुक्स, और उसके बाद वो उन बुक्स को यूज करके अपना काम उन बुक्स से चलाता था। फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ ओपनली। ओपनली कहाँ पे यूज किया गया है? ओपनली हमारे लिए ऑब्वियस था कि सीक्रेटली, ये तो बहुत खुले में है और ये सीक्रेटली है। दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू फाइंड द वर्ड्स। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ स्टोल? तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो है स्टील। इसका जो फॉर्म बनता है वो होता है स्टील, स्टोल एंड स्टोलन। So in case if you find this is V1, this is V2, this is V3, also called the perfect tense. Read the extract below and answer the following question. अब कहते हैं a small dog was lying in the kitchen. एक छोटा सा डॉगी जिसका नाम था शेरी, वो किचन में बैठा हुआ था। When this man entered the Shotover Grange, जब वो Shotover Grange नाम के घर में घुसता है तो वहां पर एक छोटा सा डॉगी बैठा हुआ था। It stirred, मतलब वो it moved. Obviously डॉग का काम होता है प्रोटेक्ट करना घर को। But there's one thing bad or I can say negative about dogs is किसी आदमी को किसी डॉगी का नाम पता हुआ है, if he knows how to make the dog familiar to itself, तो वहां पर चोरी करना आसान हो जाता है। वहां पर डॉगीज की भी प्रोटेक्शन काम नहीं आती। It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. लेकिन यहाँ पर उसने एक फ्रेंडली वे में अपनी टेल हिलाई, because he was not hostile. आप लोग एक वर्ड यूज कर सकते हो, hostile का मतलब भी होता है डिफरेंट, कि मतलब वो उसको देखकर ऐसे अचंभित नहीं हो गया, वो चकित नहीं हो गया। ही वॉज लाइक ठीक है, मतलब आई नो दिस पर्सन, ही वॉज लाइक वेरी नॉर्मल कि ठीक है, ही वॉज इन अ फ्रेंडली वे, विच मीन्स ही वॉज नॉट हॉस्टाइल। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग मेंशन्ड? हमने पहले ही लिख दिया था कि जो डॉगी का नेम है उसका नाम है शेरी, एंड ये कहाँ पर था? जिस घर में था उसका नाम है शॉटओवर ग्रेंज। In which house is the kitchen referred to? The house that is referred here is Shotover Grange. वही हमारा पिछला वाला आंसर जैसा हमने देखा था। What was the attitude of the dog towards the stranger? The dog moved its tail in a friendly way. अब उसने friendly way में क्यों किया? Because maybe the man showed some sort of familiarity with him. उसको उसका नाम पता था. That is why the dog had a very very familiar behavior. बड़ा ही दोस्ती वाला behavior था उसका. Otherwise, डॉगीज का जो जनरल बिहेवियर होता है, इट इज वेरी वेरी हॉस्टाइल टू स्ट्रेंजर्स। आप लोग लिख सकते हो एल्स, अपने आंसर में अगर आप लोगों को कुछ बढ़ाना हो तो, एल्स द बिहेवियर ऑफ डॉग्स इज वेरी हॉस्टाइल टूवर्ड्स स्ट्रेंजर्स। अदरवाइज जो डॉगीज का जो बिहेवियर होता है वो स्ट्रेंजर्स की तरफ बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल होता है। हॉस्टाइल का मतलब है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होता है, एंड दे डू नॉट बिहेव नाइसली, रादर दे स्टार्ट बार्किंग, वो भौंकना शुरू कर देते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एज सेम एज कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करके रखना। और यहाँ पर वो क्या पूछ रहे हैं? दैट मीन्स द सेम, तो फ्रेंडली, फ्रेंडली कॉर्डियल, फ्रेंडली रिलेशंस, काफी अच्छे रिलेशंस, वार्म रिलेशंस मेंटेन करना इज कॉर्डियल। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फ्रेंडली? जैसा हमने देखा, बड़ी देर से हम ये वर्ड के बारे में देख रहे हैं, हॉस्टाइल। फ्रेंडली का ऑपोजिट हॉस्टाइल। जब आप किसी के साथ भी वो होते हो, काफी इनडिफरेंट होते हो, अच्छे नहीं होते, योर बिहेवियर इज नॉट गुड विद देम, इन दैट केस यू आर हॉस्टाइल विद दैट पर्सन। व्हेन यू फील लाइक नहीं यार इससे दोस्ती करना इज लाइक वेस्ट ऑफ नो यूज। तीसरा पैराग्राफ, द वॉइस वेंट ऑन, you can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant give you the disease, I think you'd better see a doctor if you're serious about your work. तो यहाँ पर ये कौन बोल रहा है? ये वॉइस जो है ये किसकी है? ये है हमारी द लेडी इन रेड की, जो औरत वहां पे आई थी रेड कलर के कपड़े पहन के, ये उसकी आवाज है। उसने बोला कि तुम ये प्रॉब्लम को सही कर सकते हो। यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम को रेफर किया गया है? यहाँ पर जो प्रॉब्लम रेफर करी गई है दैट इज हॉरेस जानबाय जो था ना, he had a problem of peculiarly sneezing at any point of time. उसे ना छींके बहुत जल्दी आ जाती थी। वो क्यों? बिकॉज जब भी हवा के अंदर एक चीज़ होती थी जिसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स, जैसे प्लांट्स जब होते हैं, जब आई थिंक उनका फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, तो उनमें से ना पोलन ग्रेन्स उड़ते हैं, और पोलन ग्रेन्स जब आसपास की हवा में फैल जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को हे फीवर हो जाता है, पोलन फीवर हो जाता है। तो जो हे फीवर या पोलन फीवर है ना, ये इसी के वजह से होता है। व्हेन द पर्सन has that pollen grains around them, जब वो pollen grains की जो
ग्रेन्स है, जब वो नाक में घुसते हैं तो छींकें आती हैं, छींकें आती है तो तबीयत खराब हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है। तो द लेडी हेयर सेज दैट तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है अगर तुम्हें पता लग जाता है कि तुम्हें पर्टिकुलरली कौन से फ्लावर के पोलन से छींकें आती हैं। बिकॉज इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यहाँ पर कौन से काम को रेफर किया गया है, यहाँ पर जो काम रेफर किया गया है, वर्क इज ऑफ स्टीलिंग इन द हाउस, लोगों के घर पे चुराना। बिकॉज अगर आप चोरी करने जा रहे हो और चोरी करते करते आप जब आप बहुत मिस्टीरियसली, बहुत सीक्रेटिवली आप कुछ काम कर रहे हो, विच मीन्स आप चोरी कर रहे हो, तो चोरी करते हुए आप एकदम से छू करके छींक रहे हो, व्हाट इफ समबडी फाइंड्स आउट घर में कोई है, तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग कॉट। दैट इज व्हाई द लेडी सेड कि अगर आपको लगता है कि आपको चोरी करनी है, इफ यू वांट टू, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, कौन सा वर्क, चोरी करने का काम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम को क्योर करना पड़ेगा। यू हैव टू क्योर योर सेल्फ ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज, ताकि आप अच्छे से चोरी कर पाओ। Whose voice is referred in the above extract? Because the voice referred in the above extract is the young lady या the lady in red who pretended to be the member of the household, जिसने इस चीज का नाटक किया था कि वो उस घर की ओनर है, जबकि वो उस घर की ओनर नहीं थी। जो रियल लेडी थी, who was miss, you know, the girl who was there in the house, she was around 60 years. वो आंटी जो थी वो कुछ 60 साल की थी और उनके ग्रे बाल थे, उनके ग्रे हेयर थे। तो जब हॉरिस ने बोला था कि यू नो आई हैव दिस, द ओनर ऑफ द लेडी, सॉरी द ओनर ऑफ द हाउस, यानी द वाइफ ऑफ द हस्बैंड, जो उस घर का ओनर है, उसने मुझे कहा था ज्वेलरी निकाल के देने को सेफ में। सो देन दिस लेडी जिसकी 60 साल की एज थी और ग्रे बाल थे, शी क्लियरली रिफ्यूज कि भैया मैं तो जानती भी नहीं इसको कौन है, ये फालतू में मेरे नाम पे बोल रहा है कि मैंने इसको बोला था, जबकि मैं क्यों बोलूँगी, मैं अपने घर के गहने किसी बाहर के आदमी को निकालने को क्यों बोलूँगी। What disease was the voice suffering from? The voice was suffering, यानी voice जो है यहाँ पर हॉरिस की है, वो सफरिंग फ्रॉम हे फीवर, उसको हे फीवर था, विच हॉरिस जानबाई वॉज एफ्लिक्टेड। वॉइस वाज सफरिंग वॉज टू वॉज हे फीवर विद विच हॉरिस जानबाई वॉज एफ्लिक्टेड, मतलब इफेक्टेड कह सकते हैं, जिसकी वजह से वो इफेक्टेड था, जिसकी वजह से उसको छींके लगी हुई थी। हु इज यू इन द अबव एक्सट्रैक्ट? यू तो था वो हॉरिस जानबाई के लिए रेफर किया गया है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एज सेम एज एलमेंट। एलमेंट का मतलब होता है कोई भी डिजीज, किसी भी इंसान को कोई भी परेशानी हो तो उसे हम एलमेंट कहते हैं, बीमारी। हिंदी में आप लोग एलमेंट का मीनिंग लिख सकते हो, बीमारी। अब ये वाले क्वेश्चंस जो डाले गए हैं ना बच्चा पार्टी आप लोगों के लिए, ये प्रॉपरली वो क्वेश्चंस हैं जो अभी सीबीएसई के मटेरियल से आए हैं। ये सीबीएसई 2021 के मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, जो भी लास्ट ईयर ही लाइक इट वाज पब्लिश्ड 2021 सीबीएसई मटेरियल है ये, जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऑल दीज क्वेश्चन बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप ओनली, 2021 के सीबीएसई मटेरियल। ये क्वेश्चंस एक्चुअली सीबीएसई के टीचर्स ने दिए हैं, तो दैट इज वाई वर्ड हम कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर एलिमेंट वर्ड है इन केस ऑफ डिजीज, आप लोग चाहो तो अपने आंसर्स में एलिमेंट वर्ड का भी यूज कर सकते हो। दिस इज द ओनली रीजन कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, बिकॉज ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल के पेपर्स में या पिछले साल के स्टडी मटीरियल्स में थे, जो पिछले साल के बुक्स में थे, सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे। Now why why we are discussing these questions specifically is क्योंकि क्या होता है सीबीएसई ना वही सेम क्वेश्चंस चांसेस होते हैं कि रिपीट उठा के वापस से पेपर में डाल देते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज कंपलसरी कि वो नए क्वेश्चंस लाएंगे। देयर आर सेवरल केसेस जहां पर पुराने क्वेश्चंस एज इट इज उठ के पेपर में आ जाते हैं। इफ यू नो व्हाट द क्वेश्चंस आर, तो आप लोगों का एक अपर हैंड होता है कि ठीक है मेरे को बाद में अगर बदल भी जाएगा क्वेश्चन, एटलीस्ट हमारी प्रिपरेशन तो थी। व्हाट इफ द सेम क्वेश्चन कम्स, तो कम से कम आप लोगों को पता तो होगा कि क्या लिखना है अपने आंसर के अंदर। What part of speech is the word it in the extract? अब देख लो, उसने आप लोगों ने ग्रामर भी पूछ लिया। it क्या है? it अपने आप में एक प्रोनाउन है। तो this is how they had gone ahead. अब वो कहते हैं she laughed and he begged, thinking he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. तो she laughed and he begged. तो the lady laughed and he begged. अब यहाँ पर ये किस सिचुएशन की बात हो रही है? जब लेडी ने उसको देखा था। When the lady discovered that somebody was in the house. When the lady यहाँ came in front of हॉरिस, जब वो हॉरिस के सामने आती है तो उस समय पे शी लाफ्ड बिकॉज शी न्यू दैट शी हैड अपर हैंड। उसको पता है कि मैं चाहूँ तो एक फ़ोन करूंगी और ये फंस जाएगा, बट वो फ़ोन नहीं कर सकती थी पुलिस को। द रीज़न वाई शी कुड नॉट कॉल द पुलिस वॉज बिकॉज शी वॉज हरसेल्फ अ थीफ। कोई अगर उससे पूछता कि तू कौन है, तो शी वुड हैव नो आंसर टू गिव कि मैं कौन हूँ, बिकॉज शी वॉज हरसेल्फ अ थीफ, जो घर में बस घुस आई है चोरी करने के लिए। बट सरप्राइजिंगली उसको यहाँ कोई और मिल गया। एंड ही बेग्ड वाई? बिकॉज ही वॉज डेस्परेट, बिकॉज ही वॉज लाइक शिट यार मैं पहली बार फंस गया,
बाहर अगर किसी को पता लगा कि मैं चोरी करने के लिए किसी के घर में गया था तो मेरी इज्जत का तो ऐसे भाजीपाला हो जाएगा. Thinking that he had persuaded her, look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. मतलब उसने persuade का मतलब है मना लेना. तो उसको लगा कि उसने उसको मना लिया है, made her agree. तो उसको लग रहा था कि वो पुलिस को फोन नहीं करेगी और उसने उसको मना लिया है कि ठीक है उसको बख्श दे. But the lady was like, and he was like कि देखो मेरे पास कुछ और है नहीं, तुमसे कुछ नहीं मांगता, but I am desperate. मैं बहुत ज़्यादा desperate हूँ for this, so please let me do this. Who are she and he in the above acts? She जो है वो young lady है जो हॉरेस डैनबाय को उस घर में मिली है, and he जो है वो हॉरेस डैनबाय himself है. Why did he say that he was desperate? वो desperate क्यों था? He was desperate because he had been caught stealing, क्योंकि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है, तो which means भैया ना he was having a fear of losing his reputation in the society. लोग उसको जानते हैं एक लॉक मेकर के नाम से. Nobody knows that he knows how to make lock. Also he knows how to open them. तो वो चाहता नहीं था लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगे. सो ही वाज वेरी वेरी अपसेट अबाउट द फैक्ट कि गलती से भी किसी को पता लग गया ना कि मैंने चोरी करी है तो मेरी सोसाइटी में तो इज्जत का एकदम ऐसा कांटा लग जाएगा. दैट इज व्हाई ही वाज डेस्परेट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन, क्योंकि वो प्रिजन नहीं जाना चाहता था, वो वहीं पर रहना चाहता था. ही वॉन्टेड टू बी देयर. वो चाहता था कि शांति से यहाँ से निकल जाऊँ, शायद मैं इसके बाद चोरी नहीं करूँगा. Why did she laugh? The lady वो क्यों हंसी? She laughed because she who was pretending as the house owner caught the thief. Because उसको वो इसलिए ये दिखाने के लिए she tried to show her superiority. Tried to show her, उसने अपनी superiority दिखाने की कोशिश करी कि भैया कि तुम आए हो मेरे घर पे, यहाँ तो मैं रहती थी और अब तुम मेरे हाथों रंगे हाथों पकड़े गए हो. You are caught red-handed while breaking the thief का मतलब हो गया caught red-handed. अब आप रंगे हाथ पकड़े गए हो तो अब तो आप फंस सकते हो. तो that is why what I'm going to do is मैं अब आपका नाम देने वाली हूँ पुलिस को और वो जाके आपको हैंडल करेगी. उसने अपनी सुपीरियरिटी दिखाएगी. हाँ हाँ हाँ, अब क्या करेंगे आप, अब तो आप फंस गए, अब आप यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते, अब तो आप मेरे चंगुल में फंस गए हो, अब तो मैं पुलिस को फ़ोन करके रहूँगी. तो शी वॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ अ वुमन. वो अपना सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी ताकि द मैन वुड एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग कि वो ही उस घर की ओनर है. फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स एज सेम एज कन्विंस्ड. कन्विंस्ड का हो गया परसुएडेड, कि मतलब तुम मान गए, तुमने अग्री कर लिया उसको. अगले में वो पूछते हैं व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ परसुएडेड, तो उसका होता है डिसुएडेड. जब आप सामने वाले की बात को ये दिखाते हो कि यू आर नॉट अग्रीड टू द फैक्ट. नॉट अग्रीड या कन्विंस्ड. ऑलराइट, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट. A woman was standing at the doorway and Sherry was rubbing against her. तो she says वो काफ़ी kind सी आवाज़ थी but with a firmness. उसमें एक stern आवाज़, बहुत stern सी थी, कुछ था उसके अंदर कि ठीक है, like she was sure of what she was saying. एंड वहाँ पर डोरवे पे एक विमेन खड़ी थी और शेरी द डॉग, जो डॉग था, शी वॉज रबिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट हर, दिखाने के लिए कि जब उसने डॉगी को भी उसको रब करते हुए देखा तो ही रियलाइज, उसको लगा कि ठीक है यार, ही जॉइंट, उसने कड़ी से कड़ी मिलाई एंड ही रियलाइज कि ठीक है, अगर वो इतना फेमिलियर है डॉग उस लेडी के साथ तो देयर आर चांसेस कि हो सकता है कि वो लेडी जो है वो सच में घर की ओनर हो. बिकॉज वाई इज द डॉग सो फेमिलियर विद हर इफ नॉट विद हिम. शी वॉज यंग, quite pretty and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornament there. और वो जाती है fireplace के ऊपर और वहाँ पर अपनी ornament सही करती है. She was pretending to be, she was pretentious. तो वो काफ़ी pretentious सी थी, वो काफ़ी नौटंकियाँ कर रही थी, उसको दिखा रही थी कि वो इस घर की ओनर है, जबकि वो उस घर की ओनर दूर दूर तक कहीं नहीं थी. What does the first line reflect of the woman? कि वो काफ़ी confident and firm थी, so that her pretense was not recognized. ताकि जो उसका pretend है वो पकड़ा ना जाए, ताकि जो pretense कर रही है, ताकि वो जो नौटंकी कर रही है वो किसी को पता ना लगे. What was her approach in the present situation? तो उसने manipulate करने की पूरी कोशिश करी उस situation को अपने हिसाब से. उसने क्या किया? She tried to manipulate the situation according to her needs. क्यों? बिकॉज जब उसने घर वहाँ पे जाके ऑर्नामेंट को ठीक किया, जब वो डॉगी, व्हेन द डॉग केम नियर और उसके पैर के ऊपर आके अपने आप को रब किया, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसने एक इमेज ऐसी क्रिएट कर दी घर के अंदर आज वो ही उस घर की ओनर है. शी पोज्ड एज द ओनर ऑफ द हाउस, ताकि वो हॉरेस डैनबाय को इस चीज़ का बिलीव दिखा सके, जता सके कि भैया ये घर मेरा है और तू मेरे घर में घुस आया है. When was Horace confronted with a lady in red?
When Horace was about to open the safe, जब वो सेफ खोलने वाला था, उसके पीछे से औरत की आवाज आती है, the lady was dressed in red. तो he was, एक वर्ड हमने लिखा था, he was caught red handed, वो रंगे हाथों पकड़ा गया. What did she do at the fireplace? वो जाकर उसने ornaments को सीधा करा to show that she owned the house, कि वो उस घर की ओनर है और अभी वो अपने घर में आई है. तो इन सब चीजों से ही हॉरिस वाज समहाउ ही वाज अ काइंड ऑफ डिल्यूजन्ड हियर कि ठीक है शायद ये घर औरत का ही है, लाइक मैं ही पकड़ा गया हूं और नाउ नथिंग कैन बी डन आउट ऑफ इट. Who was Sherry mentioned in the extract and was it doing then? Sherry जो था वो little dog था उस घर का and he was rubbing against the women. That also showed, जिससे हमें ये पता लगता है, that also showed the familiarity of dog with the lady. कि वो डॉगी शायद उस लेडी को जानता भी हो सकता है. Familiarity of the dog with the लेडी के देवर चांसेस की हो सकता है कि वो लेडी उसको जानती हो. तो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे आरटीसी समाप्त. अब आते हैं हम लोग हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि कैसे कैसे शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं. सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछ सकते हैं कि हॉरेस डैनबाय कौन था एंड व्हाट डिड पीपल थिंक अबाउट हिम. लोग उसके बारे में क्या सोचते थे. हॉरेस डैनबाय एक मिडिल एज्ड अनमैरिड मैन था, अबाउट 50. उसके पास एक रीजनेबल वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस था. किसका? लॉक मेकिंग का. लोग उसे एक अच्छा रिस्पेक्टेबल आदमी समझते थे, बट ही वॉज नॉट एट ऑल ऑनेस्ट. ही हैड क्रिएटेड अ फेक इमेज इन फ्रंट ऑफ द पीपल. उसने लोगों के आगे अपनी एक झूठी इमेज बना रखी थी. He was completely dishonest. Why? Because he was himself a thief. What did Horace Danby like to collect? What did he do to fulfill his desires? And who was Horace Danby's? What was Horace Danby's passion? Sorry. And how did he sustain it? And why and how did Horace Danby rob safes? तो कहते हैं हॉरेस डैनबाय को रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पकड़ना अच्छा लगता था. तो यहाँ पर आप लोग एक वर्ड और लिख सकते हो कि वो क्या था. He was a bibliomaniac. वो किताबों के लिए पागल था. He was a bibliomaniac. To fulfill his desire, he planned carefully and robbed a safe once every year to steal enough money that enabled him to buy a book secretly through an agent. तो यहाँ पर हम एक वर्ड और लिख सकते हैं. He was ready to take any risk. वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार था. To satisfy his desire of what? Reading books. किताबें पढ़ने के लिए जो उसकी एक चाहत थी उसके मन में, उसको पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने को रेडी था. He was like, ठीक है देखा जाएगा. Why did Horace Danby steal every year? Horace Danby अपने आप में एक reasonably successful businessman था जिसको एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत नहीं थी. Yet he was compelled to commit a robbery once every year since he loved to own rare and expensive books. अब उतना पैसा जितना वो लॉक मेकिंग से कमा रहा था उतने में उसकी किताबें नहीं आ सकती थी. तो he needed to create a source of सेकेंड इनकम. उसको अपने एक सेकेंड इनकम इकट्ठा करने का एक सोर्स चाहिए था. उसके लिए ही उसने ये सब किया था. विच ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इन हिज मॉडेस्ट बिजनेस इनकम. यानी उसके नॉर्मल सी जो थोड़ी बहुत जो इनकम है उसके अंदर उसकी किताबें नहीं आ सकती थी. इसीलिए ही डिसाइडेड कि चलो आई विल रिजॉर्ट टू रॉबरी. तो ही रिजॉर्टेड टू रॉबरी. आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने आंसर्स के अंदर ना अच्छी अच्छी लाइंस, अच्छे अच्छे वर्ड्स को डालेंगे. बिकॉज वही वो चीज़ें, आंसर तो देखो सबने सेम लिखना है. सबने ही आंसर लिखना है कि हॉरेस डैनबाय जो था वो एक सक्सेसफुल आदमी था और वो रॉबरी उसने कमिट करी थी बिकॉज उसे किताबें बहुत पसंद थी. तो इसीलिए वो किताबों को खरीदने के लिए उसने काम किया. अब हाउ विल यू स्टैंड आउट इन योर आंसर्स? आप अपने आंसर्स में अलग से कैसे दिखोगे? हाउ विल यू शाइन इन योर आंसर्स? आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स
आप लोगों को क्या बनानी है, आप लोगों को अपनी वोकैबुलरी, जो आप लोगों की वोकैबुलरी है ना, वही आपके आंसर में मैटर करेगी सबसे ज्यादा। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जो करेंगे, आप लोगों को जो लगता है ना दैट इज इंपॉर्टेंट इन योर आंसर, जस्ट अंडरलाइन इट विद द मूविंग हैंड, अपने हाथ चलते हुए हाथ से उसे अंडरलाइन कर दो और फिर आगे बढ़ो, बिकॉज इन दैट केस टीचर विल गेट टू नो कि तुमने क्या लिखा है एंड शी विल डेफिनेटली रीड दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो आप लोगों ने मेंशन किया था। What are the precautions Horace Danby used to take before committing a robbery? वो रॉबरी करने से पहले, चोरी करने से पहले ऐसे क्या क्या प्रिकॉशंस था जो वो लेता था? तो इसमें एक स्टेटमेंट आ सकती है उसके लिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो पहले ही प्रिवेंट कर लेता था कि बाद में जाके सबूत मिटाऊं, उससे अच्छा है कि अभी कुछ कर लूं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, बिफोर कमिटिंग अ रॉबरी Danby यूज्ड टू मेक अ थॉरो सर्वे अबाउट द रूम्स। और इसके घर के बारे में उसको एक सर्वे से, एक इंटरव्यू के थ्रू पता लगा था उसके घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ है, उसके पाथ्स कहाँ हैं, गार्डन्स कहाँ हैं, बिल्डिंग का, ताकि ही यूज्ड टू गेट अ ब्लूप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग। तो आप लोग इसमें ये भी वर्ड यूज कर सकते हो कि वो अपनी बिल्डिंग जिस जगह पे वो रॉब करना चाहता था उसका एक ब्लूप्रिंट समझ लेता था, एंड दैट वाज हिज, जो उसका टारगेट होता था। ही वुड ऑल्सो ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पीपल इन द हाउस, कि कितने लोग उस घर के अंदर होते हैं। इन एडिशन ही ऑलवेज पुट ऑन ग्लव्स टू अवॉइड लेफ्ट लीविंग बिहाइंड एनी फिंगरप्रिंट्स। तो इसके लिए हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं कि वो एक मेटिकुलस प्लानर भी था। ये एक सेम वर्ड वल्ली के लिए भी यूज किया गया है। तो एक क्वेश्चन जो आप लोगों के पेपर में आ सकता है वो ये था कि हॉरेस डैनबाय और वल्ली जो थे वो दोनों एक मेटिकुलस प्लानर थे, एक्सप्लेन इन द डिफरेंट टर्म्स। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज पेपर में ना वो लोग ऐसे सवाल पूछने लगे हैं, 2 चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन दे दिए और आपसे पूछ लिया। तो मान लो कि आप लोगों को सवाल आ जाए, ये आप लोगों के लिए सवाल रहेगा आज का, यू हैव टू गिव मी द की पॉइंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू रीड द कमेंट बॉक्स। जो जो पॉइंट मुझे अप्रूव होंगे, अच्छा लगेंगे, तो डेफिनेटली उनको अपने आंसर में डाल देना। हॉरेस डैनबी एंड वल्ली were both a meticulous planner, दोनों meticulous planner थे, but the principal cause behind both of them differed ड्रास्टिकली। दोनों के जो काम थे उन दोनों के मेथड में ड्रास्टिक फर्क था। क्या था? दोनों में ड्रास्टिक फर्क था। एक पैसा इकट्ठा कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी क्योंकि उसे अपनी बस की जर्नी पे जाना था। दूसरा पैसे इकट्ठा कर रहा था क्योंकि उसे किताबें चुरानी थी। तो एक इमोरल काम है और एक डेयरिंग काम है जो वल्ली ने किया था। तो आप लोग इसमें दोनों को एक्सप्लेन करते हुए बता सकते हैं। एंड दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो 2 चैप्टर में से उठ के आते हैं बच्चा पार्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से एक आधा सवाल जरूर मिलेगा तुम्हें पेपर में, किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा, जिसके अंदर वो तुम्हें 2 चैप्टर के थीम्स पे मिला के कुछ सवाल दे देंगे। Horace Danby and Valli were both a meticulous planner, but the principal cause behind both of them differed drastically. Elucidate the statement in light of a question of trust and Madam rides the bus. तो इस तरीके के सवाल आने के 100% चांसेस होते हैं, 100% चांसेस ऑफ सच क्वेश्चन में। ये नहीं कहती यही आएगा, पर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ऑफ सच क्वेश्चंस। आई ट्राई कि मैं अगली बारी में ऐसे क्वेश्चंस खुद बना के आप लोगों के लिए ले आऊं, अपार्ट फ्रॉम वट एवर वी आर डूइंग। ऐसे क्वेश्चंस आने के फुल चांसेस होते हैं, 100% चांसेस ऑफ सच क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को 2 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे लिखेंगे, ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन में आने के फुल चांसेस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं देते 2 चैप्टर के मिक्स वाले, तो लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में डेफिनेटली आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड हॉरेस डैनबाय एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रेंज, हाउ डिड इट प्लान टू स्पेंड इट? द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी इन द सेफ एट शॉर्टओवर ग्रेंज जो था, इट वाज अबाउट 15,000 पाउंड्स। हाउएवर हॉरेस डैनबाय एक्सपेक्टेड टू गेन अबाउट ओनली 5,000 पाउंड्स, क्योंकि उतने में उसी किताबें आ जाती,
because after selling each piece of one by one, he planned to use this money to buy 3 very interesting books that were coming up for sale in the autumn. उसने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था कि जितना भी पैसा आएगा उसको मैं यूज करूंगा कुछ अगली 3 किताबें खरीदने के लिए जो ऑटम के सीजन में आने वाली थी. Where was the safe at Shotover Grange and how did Horace come to know about the location? तो सेफ जो था उनका यानी वो तिजोरी जो थी वो कहाँ थी? तिजोरी जो थी उनकी वो ड्राइंग रूम में थी, बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग. जैसे नॉर्मली तुम लोगों ने धूम में भी देखा होगा, धूम 2 जिसमें कौन था हमारा वो फेवरेट हीरो, कौन है यार वो, मैं नाम भूल गई, क्या नाम था उसका, ऋतिक रोशन. यस, ऋतिक रोशन. जैसे उसने भी एक पेंटिंग के पीछे से कुछ चाबियां वाबियां निकाली थी, आई थिंक ऐसे कुछ था, मतलब था कुछ ऐसे, मेरे नाम धूम धूम घूम रहा है अब. तो जैसे वहां पर था सेफ में, एक ड्राइंग रूम में एक पुअर सी पिक्चर थी, उसके पीछे ही वो सेफ था. Horace Janbai came to know about this location from an article in the magazine. और ये सबसे बड़ी foolish mistake थी इस आदमी की, of the person who was living at Shotover Grange, कि उसने अपने घर का पूरा blueprint, पूरा plan घर का कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है उसने वो mention करी हुई थी या दिखाई हुई थी या exhibit करा रखी थी उस magazine में. The article contained a detailed description कि घर का कौन से कोने में क्या है, कहाँ पे क्या है, with the plan of all the rooms. ये रूम है, ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के यहाँ पे कमरा, यहाँ पे वॉशरूम, यहाँ पे बालकनी, यहाँ पे किचन, वटेवर वटेवर. तो पूरा प्लान बना रखा था उस घर का. एंड अ पिक्चर ऑफ द ड्राइंग रूम, जहाँ पे देखकर ही पता लग रहा था कि यहाँ पे सेफ है. द राइटर ऑल्सो हैड मेंशन्ड द पेंटिंग इन हिज सेफ. सबसे बड़ी मिस्टेक थी, बिगेस्ट मिस्टेक, कि उसके अंदर ये भी मेंशन था कि इस पेंटिंग के पीछे एक सेफ है. तो यहाँ पर उन लोगों ने काफी लाइटली ले लिया उस पूरी सिचुएशन को, और जिसकी वजह से उनके घर में चोरी हो गई. The safe was not going to be hard to open. Why does the writer make this observation? Writer कहते हैं कि सेफ जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा बनाने के लिए, बिकॉज वो लॉक्स एंड सेफ्स उसका प्रोफेशन है, उनको बनाना. तो अगर एक बंदा जो लॉक बना रहा है, डेफिनेटली उसको ये भी पता होगा कि वो लॉक खुलेगा कैसे. जो उसके अंदर वो सिस्टम डाल रहा है उसको ये भी पता है कि उस सिस्टम को बंद कैसे करना है. तो हॉरेस डैनबाय हैड एन अपर हैंड हेयर. तो मैं लिख देती हूँ, डैनबाय हैड अ अपर हैंड. तो यहाँ पर उसका एक हैंड ऊपर था, चोरी करने में आसानी होती थी उसको. द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, सो ओपनिंग द सेफ वॉज वेरी इजी फॉर हिम. क्योंकि तो हो गया ना कि एक कहावत होती है हिंदी के अंदर, बंदर के हाथ में चाबी दे देना. तो तुमने बंदर के हाथ में ही चाबी दे दी तो वो तो पागल कर ही देगा ना. लेकिन नहीं, बंदर नहीं था, सॉरी, चोर के हाथ में चाबी दे देना, सॉरी. इट इज एज इफ कि तुमने थीफ को खुद इन्वाइट कर दिया कि आओ और हमारे घर में चोरी करके जाओ. How did the lady in the red trap Horace? तो lady in the red जो थी उसने Horace को ट्रैप किया by convincing him कि she was the mistress of the house. Mistress मतलब master का जो opposite होता है ना, वो mistress होता है. तो उसने दिखाया कि वो उस घर की मिस्ट्रेस है. She did so by taking Horace a commanding and authoritative tone, कि उससे काफ़ी कमांडिंग और अथॉरिटेटिव टोन में बात करके वो सेफ को अपनी जगह से हिला के, जो ऑर्नामेंट था आग के पास उसको, वो डॉगी का जो बिहेवियर था उसकी वजह से इवन द मैन बिलीव्ड कि ठीक है इस घर की ओनर है. She also controlled the house dog Sherry, which misled Horace into believing her lies. जिसकी वजह से Horace को भी लगा कि वो भी शायद उस घर की ही ओनर है. तो यहाँ पर Horace के लिए आप लोग एक वर्ड यूज कर सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा गलिबल था, वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडुलस था, वो किसी की भी बातों में बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता था. While if I talk about the lady in red, तो lady in red कैसी थी? The lady in red वो बहुत ही कनाइविंग थी. कनाइविंग कौन होता है बच्चा बाटी? कनाइविंग बोलते हैं तो बहुत तेज तर्रार होते हैं. शी वॉज वेरी, एक वर्ड था, क्लेवर थी, ठीक है. शी वॉज वेरी कनिंग, शी वॉज अथॉरिटेटिव, ठीक है. उसके अलावा आप लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हो? स्मार्ट, फार साइटेड, जैसे पता था चोरी करवा लूंगी मैं, इससे आसान है. एंड उसने बस जल्दी जल्दी में उसको मनाया और चोरी करके भाग गई. How and why and how did the young lady convince Horace to break open the safe? Posing to be the mistress of the house, क्योंकि उसने नौटंकी करी कि वो उस घर की ओनर है. The lady in the red told Horace that she had promised her husband to take her jewels to the bank, but he actually left them in the safe as she wanted to wear them to a party that night. However, she had forgotten the numbers to open the safe. और उसने मतलब how can the owner of the owner of the house forget कि उसके घर के
तिजोरी का क्या कोड है? यहां पर भी जो वो था हॉरिस डैनबाय, वो इतना डरा हुआ था, ही वाज सो स्केयर्ड, ही वाज सो पेट्रिफाइड ऑफ द सिचुएशन कि उसने ये चीज रियलाइज नहीं करी कि यार एक घर की लेडी, उसको अपने घर के ही सेफ का नंबर याद नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? However, she forgot the numbers to open the safe. लेकिन फिर भी वो सेफ को खोलने के जो numbers थे, she forgot them. She convinced Horace to break safe by assuring him that she would get it repaired before her husband returned, which was a month away. तो यहाँ पर हॉरिस डैनबाय ने उस लेडी की बात पे विश्वास कर लिया, and he landed himself into a problem. He didn't even wear gloves, और उसने बिना gloves पहने ही उस सेफ को खोल दिया. And when the safe was opened, the lady took the money and she went away. सब लेकर चली गई. 2 दिन बाद क्या होता है, पुलिस को पता लगता है कि चोरी हुई है, तो वो पुलिस जो है हॉरिस डैनबाय के घर पहुंचते हैं. When they saw कि उसके ऊपर हॉरिस डैनबाय के फिंगरप्रिंट्स हैं, तो वो उसे अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं, और इस तरीके से हॉरिस डैनबाय की किताबों ने उसको फंसा दिया. Why did Horace remove his gloves? What was the result of the folly? Folly का मतलब होता है मिस्टेक. इस मिस्टेक का क्या असर पड़ा उसके ऊपर? हॉरिस जो था वो इतना अंधा हो गया था उस लेडी को देखकर, बिकॉज वो कि अरे यार ये तो सुंदर है, लाइक एनी मैन कैन डाई आफ्टर अ ब्यूटीफुल लेडी, राइट? तो वही हुआ उसके साथ भी. ही वॉज सो astounded by the beauty of the women, बिकॉज यहाँ पे लिखा है wanted to please the lady. Astounded by the beauty. वो उस औरत की ब्यूटी से इतना ज्यादा मंत्र मुग्ध हो गया था कि डिसाइड कि इसको तो मैं प्लीज करके रहूंगा. तो उसने अपना टैलेंट दिखाने के लिए वो भैया ये भूल गए कि भैया मुझे ग्लव्स भी पहनने थे. He would let him go. She removed his gloves and handed over the lighter so she could light her cigarette. And the man was so mad कि अपने gloves तो उतारे भी, उसे एक lighter भी दिया ताकि the lady could light her cigarette. The result of this folly was that he left his fingerprints all over the place of crime, leading him to be arrested 3 days later. जिसकी वजह से अगले 3 दिन बाद वो भैया चले गए जेल में. तो ये जो बाबू भैया लड़की का चक्कर है, उसने इसको डुबा दिया, बेचारा पूरा का चला गया जेल में. उसका करियर तो था वो तो हो गया पानी में. Who is the real culprit in the story? Why do you think so? The real culprit in the story is the lady in the red who poses to be the mistress of the house. उसने pretend किया कि वो उस घर की mistress है. She is the real culprit because she not only tricked Horace into breaking open the safe and managing to decamp the jewels, but also break his trust. यानी took away, उसने वो jewels तो वो लेकर गई ही, साथ ही साथ वो उस आदमी का trust भी तोड़ गई. She broke his trust. What also she told, she broke the honor among thieves. चोरों के बीच में जो अपना एक अग्रीमेंट होता है, अनसेड अग्रीमेंट, उसने वो भी तोड़ दिया. तो वही वाली बात आ गई ना, सेव अ थीफ फ्रॉम गैलो एंड ही विल किल यू एंड ही विल टेक अवे योर हेड एंड ही विल कट योर हेड. वो तुम्हारी गर्दन काट देगा. तो यहाँ पे इसने यही किया, उसने उस लेडी को बचाने की कोशिश करी, उसने उसे गैलो से बचाया, मरते हुए बचाया, फंसते हुए बचाया कि उसने मुझे बोला है सेफ खोल दे, तो उसने सेफ खोल के दे दिया. लेकिन होता क्या है, सेफ खोलने से उसका तो कोई फायदा हुआ नहीं, रादर उसको खुद को जेल हो गई, बेचारा खुद जेल में चला गया. Did you begin to suspect before the end of story that the lady was not the person Horace Danby took her to be? If so, at what point did you realize and how? ये completely understanding based question है. The moment young lady talks to Horace Danby, one starts wondering कि why is she taking in such a familiar manner? कि वो एक चोर से जो घर में खड़ा है, वो चोर 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 नहीं चिल्ला रही. She was like, अच्छा, you're here in my house and what are you here for? Robbery. तो वहीं से शक हो जाता है कि क्या औरत है ये. She started talking in a friendly manner and she even advising him about his ailment. एक चोर, एक तुम्हारे घर में कोई चोरी करना है तो मेरे अरे भाई रुक 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 चाय पी के बैठते हैं. And you're having tea and you're talking to the person and like तुझे पता कैसे रही जिंदगी यार, चोरी करने जाए ना अगली बार तो थोड़ा ऐसे ध्यान रख के जाना, वरना तो काम नहीं कर पाएगा, वरना तो चोरी नहीं कर पाएगा. तो nobody is that mad कि कोई बैठ के चोर से बातें करे और उसको सजेशन दे कि अपनी प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर. अदरवाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसके घर में चोरी हो रही होती है, वो भी इतनी बड़ी चोरी, उसका स्पॉन्टेनियस यानी जो उसका इमीडिएट रिएक्शन, इमीडिएट जो भी उसका इमीडिएट रिएक्शन होता है वो होता है चिल्लाना. अब एनी पर्सन अंडर सच सर्कमस्टांसेस वुड हैव बीन टू शाउट फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्लाना. तो वहां से हमें ये पता लगता है कि लेडी, हमें एक आइडिया लग जाता है इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर कि कुछ ना कुछ दाल में तो काला है. बाबू भैया कुछ दाल में काला है, या शायद दाल ही काली है हमारी. What significance do you attach to the lady's statement? I have always liked the wrong kind of people. तो she was like कि bad boys are the best boys type category थी वो. तो she says कि I always like the wrong kind of people, कि मुझे हमेशा से ना गलत लोगों को मिलकर ही अच्छा लगता है. तो एक वो कहावत है ना कि जिस बंदे के चश्मे में धूल हो उसको दुनिया भी वैसी दिखती है. तो द पर्सन इज रॉन्ग हर सेल्फ, उसको रॉन्ग लोग ही पसंद आएंगे.
The lady in the red was a crook and had worked with a lot of other criminals. मतलब यहाँ पर हमें कह सकते हैं वो चोर थी और वो उसने बाकी criminals के साथ भी काम किया है. Moreover, she seemed to be fond of catching people like Horace on their wrong foot. और उसे अच्छा लगता था लोगों को उनकी गलत चीज को करते हुए देख लेना. And then exploited them to commit robberies. और ऐसे ही उसके सर पे ऐसे बंदूक रख के या प्रेशराइज करके उनसे रॉबरीज कमिट कराना अपने बिहाफ पे. This would get her the booty. Booty as in जो पैसा मिलता है उसको यहाँ से मनी या ransom amount, जो भी पैसा चुराया गया है वो उसके हाथ में जाता है without getting caught. सब कुछ मिल जाता है, बच जाती है. The wrong kind of people were right for her. And उसके लिए जो गलत wrong kind of people, जो बुरे लोग थे वही उसके लिए सही थे. So the lady, जैसे हमने लिखा, she was a crook, she was a shrewd person, she was pretentious, she was conniving, she was clever, she was cunning. उसके लिए हम कोई भी गलत वर्ड का इस्तेमाल करें वो सही जाएगा. कमेंट अपॉन द एंडिंग अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ही क्यों? बिकॉज सवाल किस पे बना है? ट्रस्ट के ऊपर. क्योंकि यहाँ पे विश्वास के ऊपर ही एक सवाल बन गया कि क्या किसी को बिलीव करना आज के टाइम पे सही है. द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज सुपर्ब. इट इज कल्मिनेट्स द एक्शन, विच मीन्स ये हमें दिखाता है एन एंटी क्लाइमैक्स फॉर द रीडर. मतलब हमें लगा कि चोरी हो गई और बात खत्म हो गई कि वो पकड़ा गया, लेकिन एक एंटी क्लाइमैक्स, एक डिफरेंट सी एंडिंग हम लोगों को देता है कि चोर कौन निकला. चोर तो निकली वो औरत जो वहां पर आई थी. In addition, it also brings home an important lesson for Horace that there is no concept of trust among thieves. कि चोरों के बीच में कुछ भी ऑनर नहीं होता, कोई भी सच्चाई नहीं होती. Save a thief from gallows and he'll cut your head. This is a hard earned wisdom that he would have remembered for the rest of his life. और ये जो लेसन है उसको इसके लिए काफी हार्ड अर्नड है, बिकॉज ये लेसन उसको मिल तो गया लाइफ में कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए. देयर इज नो ऑनर अमंग थीव्स, लेकिन वो कैसे मिला? इट वॉज अर्नड इन द हार्ड वे. मतलब उसे कैसे वो चीज़ समझ में आई? वो चीज़ ऐसे समझ में आई कि भैया दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, पीपल आर बैड. एंड अब वो जेल में बैठकर इस चीज़ को रियलाइज करता है कि काश उस टाइम पे उसने उस लेडी की बात नहीं मानी होती. अब आ जाते हैं हम लोग हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. तो देखने में बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में से, बिकॉज दिस चैप्टर इज रियली इंटरेस्टिंग. What are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Danby into thinking that she is the lady of the house? अब प्रॉपर वो आप लोगों को एक क्वेश्चन दे सकते हैं कि आप ये बताओ कि ऐसे कौन से तरीके थे जो उस लेडी ने यूज करे हैं हॉरेस डैनबाई को बिलीव करवाने में कि वो ही इस घर की ओनर है. तो द कॉन्फिडेंट मैनर इन विच द लेडी एड्रेसेस हॉरेस Danby is the first subtle way in which she deludes him, मतलब cheats him, जिसमें वो उसको इस चीज़ का विश्वास दिलाती है कि भैया ये घर मेरा है. Her calm and composed way of talking to Horace also helped her in deceiving the annual thief. Annual thief क्यों? यहाँ पे देखो इस बंदे के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? Annual thief. Annual का मतलब the one who robbed once a year. The one who robbed once a year. जो साल में सिर्फ एक ही बारी चोरी करता था. The manner in which she handles the commands of the dog, Sherry, who rubs against her lovingly, is also another ploy which assures Horace that she is the mistress of the house. जिससे हमें ये पता लगता है कि उसने उसको विश्वास दिलाया कि वो ही इस घर की ओनर है. When she tells him society must be protected, जब उसने बोला दुनिया को बचाना चाहिए, हमें चोरों से, गलत चीज़ों से लोगों को बचाना चाहिए, from people like him, it further gives him the impression कि वो अपने आप में एक respectable lady है. तभी उसने जो हॉरेस है उसको दिखाया कि he was a bad kind of a man and she was herself a good lady. The young lady is coming to know that Horace is afraid of going to prison emboldens her even more. जब उसे ये पता लग जाता है ना कि Horace Danby is scared, he is desperate of not getting caught, तो उसके हाथ में वो पावर आ जाती है. She was in the upper hand. She was like कि अब तो मैं इसको अपने आप exploit कर लेगा. The authoritative manner in which he tells him that he has not been able to frighten her once again sways Horace to believe कि वो उस घर की मिस्ट्रेस है. अदरवाइज वो डर जाती है, कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देती है, लेकिन क्योंकि उसे पता है कि that the lady is right and he is at the wrong foot, वो गलत जगह पे फंस गया, he was caught red-handed, तो he believed कि ठीक है जो लेडी कह रही है वो सही है. Her story about having forgotten the numbers to open the safe convinces him completely that he does not suspect something is wrong. वो भी इसीलिए because वो already इतना ज़्यादा muddled head था, उसका दिमाग इतना ज़्यादा ऑलरेडी ख़राब हो चुका था कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाया कि कोई औरत अपने घर के सेफ का नंबर भूल कैसे सकती है. और अब वो चोर को बोल रही कि ये काम कर यार, तू खोल दे. तो वहाँ से वहाँ पर भी उसने वो चीज़ को सस्पेक्ट नहीं किया. Horace Danby एक गुड और रिस्पेक्टेबल आदमी था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. वाई डू यू थिंक द डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर Horace एंड वाई कांट ही बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ? उसने बीच में बोला था कि मैं एक अच्छा थीफ हूँ बिकॉज मैं एक नोबल कॉज के लिए चोरी करता हूँ, मैं रैंडमली चोरी नहीं करता.
तो वो कह रहे देयर इज नो डाउट कि हॉरेस डैन बाय गुड रिस्पेक्टेबल सिटीजन था बिकॉज ही यूज्ड टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ लॉक मेकिंग एंड डिड वेल इनफ टू एंगेज 2 हेल्पर्स एंड अ हाउसकीपर. मतलब इतना पैसा था कि एक हाउसकीपर था और 2 हेल्पर्स थे. हाउएवर हम उसे कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं कह सकते एज ही वाज इंडल्ज्ड यानी इन्वॉल्व्ड था. He was involved in stealing even though once a year. His integrity merits suspicion as he had served a sentence in prison library. उसकी जो integrity है वो कहाँ पे खराब होती है? Suspicion पे. His integrity merits suspicion as he had served a sentence of prison library 15 years ago. और ये जो उसकी integrity है ये इसीलिए बढ़ जाती है and why it leads to suspicion is because वो पहले भी 15 साल एक लाइब्रेरी वहाँ पर रहकर आया है, prison में रहकर आया है. Hence जो उसकी description as a man who is not completely honest is true because इससे पहले भी 15 साल जेल में बीते हैं. तो 15 साल जेल में बताकर आया है which means something wrong had actually happened with him. However, it would be wrong to consider him a typical thief क्योंकि वो हमेशा चोरी नहीं करता था. वो सिर्फ he used to rob only once a year. He did not earn his livelihood out of it. उसकी जिंदगी चोरी करने से नहीं चलती थी. And took stealing to be able to afford him costly hobby to collect rare and expensive books which he could not have managed out of his modest income as a lock, as of making locks. उतनी पैसे जो था as of a lock maker. और वो पैसा उसको वो लॉक मेकर के प्रोफेशन में नहीं मिलता जितना पैसा उसको यहाँ पर मिल रहा है, जितना पैसा वो ये चोरी करके अपने लिए किताबें खरीद पा रहे. तो इट वाज हिज व्हाट कह सकते हैं, इट इज हिज लूनेसी ऑफ कलेक्टिंग बुक्स. वो पागलपंती थी उसके दिमाग में, वो जुनून था, जोश था कि भैया किताबें पढ़नी है, जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन में आकर फंस गया. Horace Dan Byer was a meticulous planner, but still he faltered. ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो एक मेटिकुलर प्लानर था लेकिन फिर भी faltered मतलब वो फेल हो गया. ऐसा क्या हुआ? Horace Dan Byer एक मेटिकुलस प्लानर था. This can be known from the fact कि through the long period of annual thieving वो कभी भी अब तक पकड़ा नहीं गया था. However, in the Shotover Grange robbery case, though his planning was foolproof, बिल्कुल पक्की प्लानिंग थी, his plan got upset when he met a lady who was more than a match to him. जो she was very much like him, वो बिल्कुल उसके जैसी थी लेकिन उससे ज़्यादा थी किसी एंगल में कि she was a thief and even more conniving and stronger in her ability to think than this man. He started faltering the moment he heard her confident voice and felt that he had been caught red-handed. अब उसका फेल होना, उसके लिए प्रॉब्लम, उसका जो मडल होना था वो कहाँ से शुरू हो गया? जब उसने ये रियलाइज किया कि वो लेडी बहुत कॉन्फिडेंट है और जब उसको ये विश्वास हो गया कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया है. The guilt put him in a defensive mode. वो यहीं से वो डिफेंसिव मोड में आ गया and he became absolutely nervous. और जो बोलता गया वो इतना ज़्यादा जिटरी हो गया था. जिटरी वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, वो इतना ज़्यादा जिटरी हो गया था कि उसने दिमाग में अपनी कॉग्निटिव स्किल्स का यूज़ ही नहीं किया. वो भूल गया क्या सही है क्या गलत है और जो दिख रहा है वैसा वैसा करता गया. His excessive fear of prison added to the confidence of the lady thief and she started to frightening him further. उसने उसे और डराना शुरू कर दिया when she realized कि उसे जेल जाने से डर लगता है. Another great blunder that he committed was to remove his gloves. सबसे बड़ी गलती थी कि gloves हटा दिए थे उसने और उसने actually पीछे निशान छोड़ दिए that he was a thief. Offering his lighter to the lady, he became so careless that he broke open the safe with bare hands. खुले हाथों से, leaving behind his fingerprints all over the room through which the policeman nabbed him. यानी उससे पकड़ा गया. He was caught because of his fingerprints that were left over there. Do intentions justify actions? Do intentions justify actions? Would you like Horace Dan Byer do something wrong if you thought on your end justified the means? क्या आपको लगता है कि जो उसके तरीके थे किसी एंड तक पहुंचने के, किताबों को पढ़ने का जो तरीका था उसका, लोगों के घरों से चोरी करके, क्या आप लोगों के हिसाब से वो तरीका ठीक था? अब वो कहते हैं इंटेंशंस जो होती हैं कि इंसान के दिमाग में क्या है. मेरा मन है कि मैं दुनिया को फ्री कराऊं किसी परेशानी से, उसके अंदर मैं लोगों को मार रही हूं, तो क्या मेरी इंटेंशन जस्टिफाई हो रही है? नहीं. एक गेम आई थी द ब्लू वेल करके, जिसके अंदर द क्रिएटर ऑफ द ब्लू वेल जिसने बनाई थी उसने बोला था कि मैं दुनिया में से ना वेले लोगों को मिटाना चाहता हूँ. हिज इंटेंशन वाज टू कीप ओनली दोज पीपल ऑन द अर्थ हु वर गुड टू द अर्थ, हु वर गोइंग टू डू समथिंग गुड, वो प्रोडक्टिव, जो वेले नहीं थे, टाइम पास नहीं करते थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट गेम कितने लोग मर गए थे. द ब्लू वेल चैलेंज, आई रिमेंबर इट एग्जैक्टली नाउ. ब्लू वेल चैलेंज, तो उसकी इंटेंशन क्या थी, लेकिन जो उसका वे था, जो उसका मीन्स टू एन एंड था, रास्ता किसी चीज के एंड तक, वो बहुत गलत था. तो यहाँ पर भी वही है, इंटेंशंस डू नॉट नेसेसरीली जस्टिफाई द एक्शंस नॉट डू द जस्ट एंड्स जस्टिफाई द मीन्स. कि फाइनल एंड्स का मतलब है कि जो भी आपका फाइनल पॉइंट है वो आपके मीन्स यानी वो आपके तरीकों को जस्टिफाई नहीं करता है.
अ क्राइम इज अ क्राइम एंड दैट इज द एंड। क्राइम क्राइम होता है और वही इसका एंड है। हॉरेस जैन बाय इंटेंशन जस्टिफाई नहीं कर सकती कि वो क्राइम जो था वो सिर्फ रेयर बुक्स करने के लिए कर रहा था। एंड द बूटी डज नॉट एब्सॉल्व हिम ऑफ द क्राइम। अब ये नहीं है कि जो पैसा उससे आ रहा है वो सिर्फ किताबें खरीदेगा तो वो ठीक है भैया किताबें खरीदने के लिए वो कर रहा है चोरी। इट डजेंट जस्टिफाई द फैक्ट कि चोरी की गई है। However, in the last robbery, one must concede that he is more sinned against than sinning. तो इसे यहाँ पर हम लास्ट में कह सकते हैं कि हम इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो चाहता नहीं था उतना सिन करना, टू डू समथिंग रॉन्ग। वो करना चाहता नहीं था गलत, लेकिन हो गया। लाइक he didn't mean to do that, but he did that somehow and he was faltered in that case, और फंस गया और वो लाइक मर गया बेचारा, घर गया अपने। He certainly broke open the safe but did not get anything out of that imprisonment. वो चोरी थी तो सही लेकिन पार्शियल थी, उसने सेफ खोल दिया, बाकी सब तो वो औरत लेकर गई। और जो लास्ट में उसको इम्प्रिजनमेंट करी गई है वो सिर्फ केस खोलने के लिए कर दी, ना कि चोरी करने के लिए, बिकॉज चोरी उसने नहीं की। बट yes, he helped somebody unknowingly of getting those things, so yes, he was an equal culprit at that point of time, because मन में तो उसके था ना कि चोरी करके जाऊंगा। Horace's hobby to collect rare and expensive book is not wrong. It is a source which is used to fulfill his desire, that he is wrong. जिस तरीके से वो अपने desire को fulfill करना चाहता था वो गलत था। He certainly broke open the safe but did not get anything other than imprisonment. उसको कुछ नहीं मिला but सिर्फ चोरी, सिर्फ imprisonment, jail. Horace's hobby to collect rare and expensive book is not wrong. It is a source which is used to book. He liked out of his honest earnings instead. उसको लगता था कि ठीक है अपने पैसे से इतना नहीं कमा सकता, चोरी कर लेता हूँ, बिकॉज अपना पैसा यहाँ पे किताबें खरीदने में लगा दिया तो क्या करूँ। तो he was confused between अपना शौक और अपना कर्तव्य। No crime is justified as it violates the right of others. कोई भी क्राइम जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि वो सामने वाले के हक छीन रहा है। Horace's stealing एक dishonest action है, even if it is done only once a year, और उसका मोटिव भले ही सिर्फ किताबें खरीदना हो। Every time that he steals, he actually infringes upon another person. Infringes मतलब वो किसी और के हक को मार रहा है, उसके right to safety को खत्म कर रहा है और security. This is unpardonable and deserves punishment. Unpardonable का मतलब होता है कैन नॉट बी फॉरगिवन, इसको आप माफ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी फॉरगिवन। अब आप देखो ये जो वोकैबलरी है अगर आपके आंसर्स में है तो द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू गो अप। तो अच्छी वोकैबलरी यूज करोगे तो डेफिनेटली अच्छे नंबर भी लेकर जाओगे। Horace Janbai lands himself into trouble because he does not know how to cut his coat according to the cloth. कि मतलब उसको ये समझ नहीं आया कि कितना उसको करना चाहिए, कितने के हिसाब से। Discuss with the reference a question of trust. तो वो कहते हैं ये नहीं पता कि कितना कपड़ा है, कितने जितने पैर हैं उतने ही पसारने चाहिए। हाँ, जितने कपड़ा है उतने ही पैर पसारो वाली बात है ये। Horace Janbai owns a reasonably well established business of lock making. उसके पास पैसा था, पैर उतने ही पसारो जितनी तुम्हारी चादर है, तुम्हारे पास इतना पैसा है तो शौक भी उतने ही रखो कि उतने में पूरे हो जाए। कट इज कोट अकॉर्डिंग टू द क्लोथ, अपना कपड़ा बना रहे हो तो उतने के हिसाब से बनाओ जितना तुम्हारे पास है। इफ यू रन आफ्टर एक्स्ट्रा थिंग्स, लालच बुरी बला है, यू गोइंग टू लैंड इनटू अ प्रॉब्लम। However, his hobby of collecting rare and expensive books is too costly for him to afford with his coat according to the cloth. मतलब उसकी इनकम के अकॉर्डिंग, as per his इनकम, उसकी इनकम के अकॉर्डिंग जो उसके शौक हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। He cannot resist the temptation of possessing books unaffordable and too costly to him. वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो रेजिस्ट नहीं कर सकता अपनी उस हॉबी को कि वो उन किताबों को ना खरीदे, उसकी डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर सकता कि यार वो मेरी औकात के बाहर है तो छोड़ देता हूँ, नहीं। He wanted to collect those books. In order to satisfy his yearning, मतलब जो उसकी जो इच्छा है उस ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करने की, for such out of reach books, he resort to thieving once a year. तो इन चीज़ों को पूरा करने के लिए वो साल में एक बार चोरी करता था। He succeeds in his mission for quite a few years, but this particular summer he met a thief smarter than him. She lures him into breaking open the safe at sort of a grace. मतलब उसने उसको somehow फंसा लिया अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में और उससे वो सेफ खुलवा लिया। Without his gloves, the smart lady thief grabs the loot and poor Horace has to languish in jail. सड़ना कह सकते हैं, sit and
ब्रूड। अब वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता, बैठ सकता है जेल के अंदर, बिकॉज उसके फिंगरप्रिंट्स जो है वो पुलिस ने डिस्कवर कर लिए ऑल ओवर द प्लेस ऑफ क्राइम। देयरफॉर डैन बाय इज ओवर रीचिंग हिज मीन्स लैंडेड हिम इनटू ट्रबल। अपने रास्तों को अपने पैर उतने नहीं पसारे, कुछ ज्यादा चाहने की हिम्मत, वो कोशिश रखी, कुछ इच्छा रखी तो बेचारा फंस गया। ज्यादा होने की इच्छा रखना बुरा नहीं है, ज्यादा होने की इच्छा रखने के बाद कोई चीज को गलत तरीके से हैंडल करना बुरा है। Who is the lady in red and how does she prove to be smarter than Horace Danby? तो वही आता है, lady in the red has come up to Shotover Grange to steal। वो भी जब उसे पता लगा कि घर खाली है चोरी कर लेते हैं। She is quite intelligent and knows how to keep the cool in a tricky emergency। उसे पता था कि कैसे शांत रहूं, बिकॉज जब वो चोरी करने आई उसने भी रियलाइज किया that somebody was there at the house, कोई है घर पे। तो वो चाहती तो पैनिक कर सकती थी, भाग सकती थी, लेकिन उसने अपने कूल को मेंटेन किया और she played very smartly। The presence of another thief in the house does not upset her. Instead, she conducts herself with an authoritative confidence, misleading Horace into believing that she is the mistress of the house, कि वो उस घर की ओनर है। The picking up of cigarette is the smartest stroke। उस सिगरेट को उठाना उसके घर के अंदर कि यार मेरा ही घर है, मैं चाहूँ तो सिगरेट स्मोक कर सकती हूँ। उसने सिगरेट ली एंड शी टोल्ड हिम कि तुम्हारे पास लाइटर है, कुड यू प्लीज लाइट इट। और वहीं से हॉरेस डैनबाय ने दिमाग नहीं लगाया, ग्लव उतारे, लाइटर जलाया, लाइटर के ऊपर फिंगरप्रिंट आ गया और वहीं से वो चला गया, हाल खराब। शी इंड्यूसेस हॉरेस टू मेक मिस्टेक ऑफ रिमूविंग हिज ग्लव्स बिफोर ऑफरिंग हिज लाइटर। उसने बोला कि एक बार अपने ग्लव्स उतार के मुझे लाइटर दो ना। एंड शी डिड इट वेरी वेरी कनाइविंगली, बहुत दिमाग लगाकर उसने चीज बोली कि ताकि फिंगरप्रिंट्स डिटेक्ट हो जाए, मैं बच जाऊं, क्योंकि सिगरेट का तो कुछ बचेगा नहीं। द ओनली थिंग दैट वुड बी लेफ्ट इज द फिंगरप्रिंट ऑन द लाइटर्स। This eventually traps the man as he mistakenly leaves behind fingerprint at the crime that helped the police to nab him in 3 days. The lady in red proved that she is smarter and cleverer than Horace because she does not suspect her true identity even once. उसने जो बोला गया उसे वो विश्वास करता गया to such an extent that he did not see the real mistress after his arrest. He would have never come to know that the lady was a thief like him. अगर वो उस ओरिजिनल ओनर को नहीं देखता घर की, तो शायद उसे कभी विश्वास ही नहीं होता कि ये औरत जो जिसको मैंने देखा है वो कोई और थी। How did Horace Danby carry and plan out his robberies in house at Shotover Grange? What problem did he run into? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये लॉन्ग में आएगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बेस्ड टेक्सचुअल क्वेश्चन है, बुक का दिया हुआ है इसलिए आई टुक इट, बिकॉज कभी कभी एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। Horace Danby watched closely the house at Shotover Grange, which is intended to commit robbery. He studied its room, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसके पार्ट्स, उसके गार्डन। उसने लोगों को भी आते हुए जाते हुए देखा ऑफ द हाउस। He even gathered information about the interior of the house from a magazine जो उसमें पब्लिश किए गए थे, उसके सारे रूम्स और उसकी पिक्चर ऑफ द ड्राइंग रूम अलॉन्ग विद द लोकेशन ऑफ द सेज, जिसमें ये बताया गया था कि वो एक पुअर पेंटिंग के पीछे लगा हुआ है। ऑन द फेटफुल डे हॉरिस ने अपना प्लान एग्जीक्यूट तो किया व्हेन ही गॉट अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक इन द हाउस व्हाइल सर्वेंट्स आर अवे फॉर 4 hours, क्योंकि वो लोगों को मूवी देखने जाना था। ही इजीली पिक्ड अप द की इन द किचन डोर फ्रॉम द हुक आउटसाइड। किचन डोर के बाहर एक हुक पे की थी, उसने वो उठाया बिकॉज उसने वो हाउसकीपर को वहां पर वो लगाते हुए देखा था। तो ही वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट, उसने बहुत ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व किया था। However, he ran into trouble inside the house। अब उसको एक और thief मिलती है, who was smarter than him। The lady outwitted Horace। outwitted का मतलब है उसका पागल बना दिया, उसने। Outwitted Horace and exploited the fear of arrest to make him nervous। और उसको पता लग गया ना कि ठीक है इसको चोरी, इसको अरेस्ट होने का डर है, तो she was like कि अब तो इसे और प्रेशराइज किया जाएगा। तो one suggestion in life, किसी चीज़ से भी डर रहे हो, never show your fear to anybody else, because in that case the other person is going to see and the other person is going to realize कि you know what wrong you have been doing to them। और उसके बाद तो तुम गए, they are going to exploit you in a very bad way। She cleverly fabricated her images at the mistress of the house and the gullible Horace trusted her। वो जो बेचारा इतना गलिबल था, इतना जल्दी उसे विश्वास कर गया। Gullible is a person who can easily trust anybody। तो उसने बहुत जल्दी विश्वास कर लिया। He made the mistake of opening the safe for her without wearing gloves, leaving behind the fingerprints that ultimately landed him into जेल। और इसी के साथ हो जाते हैं हमारे इस चैप्टर के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दैट कुड बी देयर इन योर बोर्ड्स आर ओवर। एंड यस, आई फॉरगॉट इट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लास, बट हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आई होप दिस न्यू ईयर brings you a lot of luck, a lot of good scores, and you guys shine, and you guys come out with flying colors। सबके अच्छे अच्छे नंबर आए, सब लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएं। एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहो और जितनी मेहनत अपनी तरफ से कर सकते हो करो। प्लीज़ प्रिपेयर अ प्लानर एंड डू वट एवर यू विश टू डू, बट अपनी पढ़ाई को सैक्रिफाइस मत होने देना विद एनीथिंग दैट यू डूइंग इन दिस ईयर। या सो आई होप 2023 इज़ अ गुड ईयर फॉर यू एंड आई होप दिस इज़ योर ईयर। ये तुम लोगों का साल बने, ये तुम लोगों का साल रहे।
whatever you wish to have, you get those things. And today is just the second day of the year, so I hope जितने भी आने वाले तुम्हारे 363 days हैं, हाँ, they are all good, and you get to go and you have your favorite stream. तुम लोगों को तुम्हारी favorite stream मिल जाए, whichever you guys want. तो अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में एक और चैप्टर के साथ. तब तक मैं तो चली अंडरग्राउंड होने. अब मेरे अंडरग्राउंड होने का समय तो आ गया है. आप लोगों का है टाइम पढ़ने का, कुछ कर दिखाने का, शाइन करने का, सो दैट यू ऑल पास विद फ्लाइंग कलर्स. अब मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बच्चा पार्टी, कीप स्टडिंग, एंजॉय योर डे, एंड पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो. तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स.